नमस्कार। आज हम करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। तो जैसे नाम से ही पता लगता है कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते क्या हैं कि जिसकी इनपुट जो है वो डिस्क्रिटाइज्ड हो और आउटपुट भी डिस्क्रिटाइज्ड हो, तो ऐसे सिस्टम्स को डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स बोलते हैं। तो इसको आप ग्राफिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करें ये आपके पास इनपुट है किसी सिस्टम की, और क्योंकि ये डिस्क्रिटाइज्ड है या डिस्क्रीट है तो एक्सन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लिया आउटपुट है, ये भी डिस्क्रीट है, ये मान लिया वाई एन है। और क्योंकि एक सिस्टम है तो कोई ना कोई ऑपरेशन तो लगाएगा ही इनपुट के ऊपर कि जिससे हमारे को वाई एन आउटपुट मिले। यानी एक ऐसा ऑपरेशन जो एक्सन के ऊपर लगाया जाए और आपको आउटपुट वाई एन मिलने लगे, तो वही जो ऑपरेशन होगा उसको हम कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो मान लीजिए ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट आपके पास एक्सन है, उसके ऊपर आपने टी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और टी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आपको आउटपुट जो है वाई एन मिल गई। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि हम डिस्क्रीट सिग्नल का आर्गुमेंट शो करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझ आएगा कि आपके पास ये किस तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं। डिस्क्रीट जो आपके पास सिस्टम्स हैं वो किस तरह के ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करें एग्जांपल नंबर वन, yn is equal to x of minus n। तो ये किस तरह का सिस्टम हुआ कि आपके पास जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर तो है, यानी x of n इज द इनपुट, लेकिन टाइम में रिवर्स्ड है। तो इस ऑपरेशन को फोल्डिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग। तो ये एक फोल्डिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है जो कि फोल्डिंग करता है। तो ये आखिरकार सिस्टम क्या करेगा, जरा मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास सपोज करें जो x ऑफ n सीक्वेंस है, यानी x ऑफ n जो आपके पास इनपुट है वो कुछ ऐसी है। मान लिया 0 1 3 2, यहीं तक लेते हैं। चलो इजी करने के लिए आप चाहें तो बीच में कोमा डाल सकते हैं, स्पेस इज आल्सो एनफ। और ये एश्यूम करते हैं कि यहाँ पे n इक्वल टू 0 है। कहीं भी ले सकते हैं आप n इक्वल टू 0, यानी रेफरेंस आपको बताना होता है। तो अलग अलग सिग्नल्स में अलग अलग जगह पे रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन हम एश्यूम करते हैं कि मान लिया n इक्वल टू 0 ये है। यानी इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू 0, यानी 0th जो सैंपल है वो 1 है, और जो -1 सैंपल है वो 0 है, और फर्स्ट सैंपल ये है और सेकंड सैंपल ये है। ये रेफरेंस पॉइंट हम एरो से दिखाते हैं। अब इसको अगर प्लॉट किया जाए इस सीक्वेंस को, तो ये देखने में आपके पास कैसी होगी, कुछ मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस का मतलब एक्स नहीं है, बेसिकली एक्स ऑफ एन जो है सीक्वेंस का नाम है। तो एक्सिस तो बेसिकली एन में है, जो एक्स एक्सिस है वो एन में है। तो अब एन की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, एंड सो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें कि n इज इक्वल टू 0 पे तो 1 है, मान लीजिए 1 हाइट है लेट्स से। तो ये n इज इक्वल टू 0 हुआ, और n इक्वल टू -1 पे 0 है, तो -1 पे 0 है। देन n इज इक्वल टू 1, उस पे 3 है, तो 1 2 3 सपोज करते हैं यहाँ आएगा। देन n इज इक्वल टू 2, उस पे 2 ही है, तो मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ आएगा। तो
उसके पहले यानी कि -1n से पहले और 2n के बाद कुछ पता नहीं है सीक्वेंस कैसी है, नेचुरली है, गिवन नहीं है, तो हम अश्यूम करते हैं वो 0 ही रहती होगी, राइट। या सीक्वेंस ही इतनी बड़ी है, यही पर ही टर्मिनेट हो जाती है। अब इसके ऊपर जो है आपको ऑपरेशन क्या लगाना है, यानी एक सिस्टम है जिसको आपने ये वाली इनपुट दी है। अगर ये वाली इनपुट किसी सिस्टम को आपने अप्लाई की, ये वाली इनपुट किसी सिस्टम को अप्लाई की और कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लगाई कि आपके पास जो आउटपुट है वो x ऑफ -n बन जाए, यानी कि जो आउटपुट yn है वो x ऑफ -n बन जाए। तो मैंने बताया कि इस ऑपरेशन को फोल्डिंग कहते हैं या टाइम इन्वर्सल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो डिनोट करता है टाइम को, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करता है x। सो इसलिए यहाँ पे टाइम को उल्टा कर दिया गया है। इनपुट में अगर xn है तो आउटपुट में x -n है, यानी जो आर्गुमेंट है वो टाइम में उल्टा कर दिया गया है। तो इसलिए अगर मैं इसकी आउटपुट को प्रिडिक्ट करूं कि आउटपुट क्या आएगी, तो अगर आप पुट करें n = 0, ठीक है, तो यहाँ पे n = 0 लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, यानी y of 0 will be equal to x of -0 is again 0, so you can write this। और ऐसे आप लिखें y of 1 will be equal to, यहाँ पे 1 डालें तो ये आपके पास बन जाएगा x of -1, ठीक है। तो आप देखेंगे कि x of 0 हमारे पास कितना है इस सीक्वेंस में, x of 0 यानी कि n = 0, तो आपके पास वो है 1। और ऐसे देखें x of -1 वो भी है हमारे पास केवल x of -1, यानी कि n = -1 के ऊपर वो भी है, वो 0 है। लेकिन अगर निकालें y of 2 निकालें हम y of 2, तो वो क्या आएगा, y of 2 will be equal to इसी इक्वेशन से, यानी x of -2, क्योंकि इसमें वो अवेलेबल नहीं है, हम 0 मानते हैं उसको, क्योंकि x of -2 तो -2 और उसके पहले उससे लेफ्ट साइड में 0 ही आता है, गिवन नहीं है सीक्वेंस की वैल्यू क्या होगी, तो लेट्स अश्यूम दैट वो 0 ही रहती है। तो इसलिए, और उससे सभी पहले की क्योंकि वैल्यूज जो है अवेलेबल नहीं है, 0 है, तो आप यहीं पर इस बात को खत्म कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप y1, y2, y3, y4, यानी y2 के पीछे की ओर जहां भी जाएंगे आपको 0 मिलना है, तो उधर की ओर हमें कोई जाके अब फायदा नहीं है। तो अब हम देखते हैं दूसरी तरफ जाके, यानी y of 0 से मैंने स्टार्टिंग की थी, तो मैं y1, y2, y3 निकालने लगा था। लेकिन अगर आप थोड़ा उसको उल्टा कैलकुलेट करते हैं, यानी y of -1, तो y of -1 अगर कैलकुलेट करोगे इसी फार्मूले से, तो आपको ये मिलने लगेगा x of 1, क्योंकि -1 हो जाएगा x of 1। और ऐसे ही अगर y of -2 निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास x of 2, और ऐसे ही y of -3 निकालेंगे तो आ जाएगा x of 3। और आप देखेंगे यहाँ पे कि x of 1 कितना है, x of 1 जो है आपके पास में 3 है, और x of 2 कितना है, ये x of 2 चाहिए आपको, x of 2 वो 2 है, लेकिन x of 3 अगेन उसके बाद सीक्वेंस डिफाइंड नहीं है, तो वो भी अवेलेबल नहीं है, आप उसको 0 मान सकते हैं। इसलिए उसके आगे अब आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज को अगर हम प्लॉट करें, ये जो आपके पास वैल्यूज आई है, इसको हम प्लॉट कर लें। तो आपके पास प्लॉट करने के बाद देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले y of 0 मेरे पास आया था x of 0, और x of 0 जो है यहाँ पे 1 है, तो ये आंसर आएगा मान लिया 1।
यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ एक्चुअली वाई ऑफ एन को, और इधर प्योर टाइम है। देन वाई ऑफ वन कितना आया है, वाई ऑफ जीरो तो मैंने लिख दिया कि दिस इज एन इज इक्वल टू जीरो, जो कि 1 है। तो वाई ऑफ वन एक्स ऑफ माइनस 1 है, तो वो जीरो है। यहाँ पे ये जीरो लगा दिया मैंने, और उसके बाद के सभी पॉइंट जो है जीरो ही है, लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। यहां से अगर देखें वाई ऑफ माइनस 1, तो वाई ऑफ माइनस 1 की वैल्यू एक्स ऑफ 1 है, और एक्स ऑफ 1 की वैल्यू जो है यहाँ से देखें 3 है, तो आप 3 लगा सकते हैं। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो सपोज करें कि आपके पास आ गया यहाँ पे -1 के ऊपर, यानी n इक्वल टू -1 के ऊपर 3। तो फिर देखें वाई ऑफ -2, -2 मान लिया यहाँ पे है, तो -2 के ऊपर वैल्यू है x ऑफ 2, तो यहाँ से x ऑफ 2 कहाँ है, ये यहाँ पे है x ऑफ 2, वो 2 ही है, तो दैट इज 2, मान लिया यहाँ पे बन जाएगा 2 ऐसे। और उसके बाद y ऑफ -3, क्योंकि वो x ऑफ 3 है, और x ऑफ 3 वगैरह या उससे जो राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं सभी जीरोस हैं, तो आप उनको जीरो चाहे तो 0 0 कर सकते हैं। तो ये बना, तो इन दोनों का आप ध्यान से देखें, ये जो सीक्वेंस थी जब इसको प्लॉट किया गया टाइम में रिवर्स करके, तो ये ऐसे बनी, यानी इस सिस्टम की जो इनपुट थी अगर ऐसी थी तो इसकी आउटपुट ऐसी आएगी। तो हुआ क्या कि ये सीक्वेंस इधर की ओर आ रही थी, उधर की ओर जाने की बजाय वो इधर की ओर जाने लगी, यानी टाइम में उल्टी हो गई। तो जब भी कोई चीज टाइम में उल्टी होती है तो हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट को टाइम इन्वर्सन। तो यहाँ पे ये जो दिखाया है फार्मूला कि y ऑफ n इक्वल टू y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ माइनस n, यानी यहाँ पे हमने इनपुट सीक्वेंस को टाइम में रिवर्स कर दिया है, और इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, फोल्डिंग ऑपरेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, तो आगे हम कन्वोल्यूशन जब यूज करेंगे तो वहां पे ये आएगा कि हमें इस दुनिया को कई बार टाइम में भी उल्टा करना पड़ता है, और काफी प्रॉब्लम हमारी इस दुनिया को उल्टा करके ही सॉल्व होती हैं। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जो सिस्टम्स हैं इसको यूटिलाइज करते हैं अपने आउटपुट निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट को। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं हम, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 1, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 1। ये एग्जांपल 2 है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो आउटपुट है, नॉर्मली आपको पता है कि आउटपुट को हम y से ही डिनोट करते हैं, और जो इनपुट है वो x है। तो n टाइम पे आउटपुट निकालने के लिए आपको n-1 टाइम पे इनपुट चाहिए होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप n टाइम पे, यानी nth सैंपल कह सकते हो आप, अगर आप nth सैंपल चाहें, यानी निकालना चाहें, देखना चाहें आउटपुट का, यानी सिस्टम के आउटपुट का, तो वो बराबर होगा कि जो इनपुट है उस टाइम से एक पीछे की इनपुट, यानी nth टाइम पे जो आउटपुट आएगी वो उस टाइम पे जो इनपुट चल रही है उससे एक पीछे वाली इनपुट। तो इसको हम कहेंगे डिले ऑपरेशन, क्योंकि आपको पीछे वाली चीज मिलेगी आउटपुट में, यानी कि आपको डिलेड आउटपुट मिल रही है। तो ये डिलेड सीक्वेंस भी कह सकते हैं आप, या डिले ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो ये ऑपरेशन डिले ऑपरेशन है, ठीक है। यानी इसमें, इस केस में एक पहले वाली जो इनपुट है वो आउटपुट में पहुंचेगी। तो इसलिए जो अभी इनपुट चल रही है प्रेजेंट में, उसको आउटपुट में जाने के लिए एक यूनिट टाइम और लगने वाला है। तो आप इस तरह की चीज कहाँ देखते हो कि जहाँ पे एक यूनिट के बाद जो इनपुट है वो आउटपुट में पहुंच जाती है। आप डिजिटल में जो फ्लिप फ्लॉप है, कौन सा, डी फ्लिप फ्लॉप,
तो डी फ्लिप फ्लॉप में ऐसा ही होता है कि आप इनपुट अप्लाई करते हो और क्लॉक अप्लाई करते हो, तो क्लॉक अप्लाई करने के बाद वो वाली इनपुट आउटपुट में पहुंचती है। तो क्लॉक हुआ यानी एक तरह से नेक्स्ट इंस्टेंट पे देखना, तो इसलिए आपने क्लॉक अप्लाई की, इनपुट आउटपुट में पहुंच गई, राइट। तो इसलिए जो है एक डिले के बाद, तो एक क्लॉक मीन्स एक डिले, दो क्लॉक मीन्स अगर दो क्लॉक के बाद पहुंचती दो डिले। तो ऐसे आपके पास पॉसिबल है कि कई सीक्वेंसेस काफ़ी डिले के बाद वहाँ पहुँचे। तो ऐसे सिस्टम्स की हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि आपके पास जो आउटपुट है वो डिले होके पहुँचे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप आउटपुट में कोई ऐसी चीज़ लगी है जो कि पीछे वाले सैंपल्स की जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो नेचुरली डिले करके आपको वो फिर देने पड़ते हैं। तो जब भी कुछ चीज़ डिले होके पहुंचती है तो इससे आप क्या अंदाज़ा नहीं लगाते कि उस सिस्टम के पास मेमोरी है, क्योंकि पीछे वाली इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो आपको मेमोरी कब कहते हो आपकी मेमोरी है? जब आपको पिछली वाली बातें याद आने लगे। तो इसलिए यहाँ पे इस सिस्टम के पास मेमोरी है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। वैसे भी डी फ्लिप फ्लॉप में निचले फ्लिप फ्लॉप है तो उसके पास भी वहाँ पे मेमोरी है। तो ऐसे सिस्टम्स जो कि पीछे वाली चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, चलिए बात करेंगे आगे वाली सिस्टम चीज़ पे भी डिपेंड कर सकते हैं, आगे वाले सैंपल पे भी डिपेंड कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल लेते हैं। ये तो था आपके पास डिलेड सिस्टम। ऐसे ही एग्जांपल हो सकता है कि फ्यूचर पे कोई चीज़ डिपेंड करे। तो यानी आप इस चीज़ को ये भी कह सकते हो कि जो सिस्टम है वो दो तरह के हो सकते हैं, या दो कैटेगरी में सिस्टम्स को डिवाइड किया जा सकता है। नंबर एक कोजल सिस्टम और नंबर दो नॉन कोजल सिस्टम, या कोजल वर्सेस नॉन कोजल सिस्टम्स। तो कोजल सिस्टम्स क्या होते हैं कि जब आउटपुट जो है वो या तो इनपुट पे डिपेंड करे या प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड करे, यानी पास्ट पे डिपेंड कर सकती है लेकिन फ्यूचर पे डिपेंड ना करे। तो ऐसे सिस्टम को हम कोजल सिस्टम्स बोलते हैं। और जिन सिस्टम्स में जो आउटपुट है वो फ्यूचर पे भी डिपेंड करने लगे, तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं नॉन कोजल सिस्टम्स। तो इसलिए दुनिया में क्या ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि जो फ्यूचर पे डिपेंड करते हो? तो ऐसे सिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि कोई बॉल है, उसको पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, आपने फेंका किसी बॉल को, तो उसको नेक्स्ट पॉइंट का पता होता है कि नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने कहाँ जाना है। तो इसलिए उसकी जो आउटपुट है वो एक तरह से फ्यूचर पे डिपेंड करती है कि उसे कहाँ पहुँचना है। तो ऐसे सिस्टम पॉसिबल है। मतलब एक सोचने की बात है कि फ्यूचर पे डिपेंड करना क्या है, राइट। और क्या आपके पास फ्यूचर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है? भाई अगर आपने कोई गाना स्टोर करके रखा हुआ है, कोई किसी की स्पीच रिकॉर्ड करके रखी हुई है, तो मान लिया 1 सेकंड पे उसने क्या बोला, अगर वो उसके नेक्स्ट क्या बोलने वाला था उसके ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है, तो इसका मतलब फ्यूचर पे सिस्टम डिपेंड करता है। कैसे? कि जैसे कई ऐसी साउंड्स हैं कि जब उनको हम बोलने की कोशिश करते हैं तो उससे नेक्स्ट आने वाली जो साउंड है वो अपना असर उस पर दिखाने लगती है। तो ऐसी साउंड्स को लिक्विड्स बोला जाता है, लिक्विड्स कहते हैं। यानी ये फैल जाते हैं, जैसे लिक्विड फैल जाते हैं साइड में, तो ऐसे ही जो नेक्स्ट आने वाली साउंड है, नेचुरली ब्रेन में तो एक सीक्वेंस बनी होती है ना कि नेक्स्ट साउंड क्या होगी। तो इसलिए कई बार वो मसल्स के ऊपर आके इफेक्ट डालती है और प्रेजेंट की जो साउंड है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है नेक्स्ट साउंड के कारण। जैसे कई लोग जो है किसी वर्ड में थीटा को थीटा मतलब ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा साउंड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है नेक्स्ट क्या आने वाला है, राइट। तो ऐसे होता है। तो इसलिए ऐसे सिस्टम्स को जिनमें जो आउटपुट है
यानी वाई एन जो है वो डिपेंड करती है फ्यूचर के ऊपर, यानी कि एक्स ऑफ एन प्लस वन फॉर एग्जाम्पल। तो ये इस तरह के सिस्टम कि nth टाइम पे जो आउटपुट है वो n प्लस वन टाइम पे जो इनपुट आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो इसलिए फ्यूचर पे डिपेंड करती है। तो ऐसे सिस्टम्स को क्या कहेंगे? एडवांसिंग सिस्टम। तो जैसे वो डिलेड सिस्टम था, तो ये एडवांसिंग सिस्टम है, राइट। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें आपके पास ये एग्जांपल मान लिया 3 था, तो हम एग्जांपल 4 लेते हैं। एग्जांपल 4 मान लिया y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 1। तो ये कैसा सिस्टम है? ये समिंग सिस्टम है। ये दो इनपुट्स को ऐड कर रहा है, यानी कि nth टाइम पे जो इनपुट है और n माइनस वन टाइम पे जो इनपुट है, ये दोनों को ऐड कर रहा है। तो ये समिंग सिस्टम हुआ एक तरह से। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये जो है किस तरह का कॉजल सिस्टम है या नॉन कॉजल सिस्टम है, क्योंकि इस सिस्टम में आप देखेंगे कि जो nth टाइम पे इनपुट है, nth टाइम पे जो आउटपुट है वो n टाइम पे इनपुट पे डिपेंड करती है, साथ में उसके पीछे वाली इनपुट्स पे डिपेंड करती है, डिलेड। तो ऐसे सिस्टम में हमने किया है कि ऐसे सिस्टम्स को क्या बोलते हैं? कॉजल। तो ये तो एक कॉजल सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो अगर कोई इस तरह का सिस्टम हो, मान लिया एग्जाम्पल 5 y ऑफ n इज इक्वल टू 3x ऑफ n। तो ये एग्जाम्पल है स्केलिंग सिस्टम का। तो इसमें क्या हुआ कि जो yn है, यानी जो आउटपुट है n टाइम पे, वो nth टाइम पे जो इनपुट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करती है, यानी स्केलिंग करती है उसकी। तो ऐसे सिस्टम को हम स्केलिंग सिस्टम्स बोलते हैं। तो ये हमने वो वाले एग्जाम्पल लिए हैं जो आके कन्वोल्यूशन में यूज होंगे, ये ऑपरेशन सभी के सभी। यानी कि एक कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन बनाने के लिए ऐसे मल्टीपल सब ऑपरेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो सिस्टम्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो जैसे कि आपके पास सिस्टम हो सकते हैं पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक सिस्टम्स, यानी कि जिन सिस्टम्स में जो आउटपुट है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिपीट करती है तो हम उनको पीरियोडिक कहेंगे, और जिन पे रिपीट नहीं करती तो नॉन पीरियोडिक कहेंगे। इवन और ऑड सिस्टम्स भी एक कैटेगरी हो सकती है